नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ यूपी रेरा ने आईएफएमएस के नए नियम लागू कर दिए हैं। तो आईएफएमएस राशि के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य होगा। पूरी राशि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरित करनी होगी। परियोजना के प्रकार के अनुसार आईएफएमएस की दरें निर्धारित होंगी और आईएफएमएस राशि के उपयोग और ऑडिट के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भूसर रेड्डी के मुताबिक इस संशोधन का उद्देश्य आईएफएमएस के संग्रह, प्रबंधन, निवेश, हस्तांतरण और उपयोग की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि घर खरीदार ये राशि परियोजना की साझा सुविधाओं के लंबे समय के रखरखाव के लिए जमा करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह निधि पूरी तरह सुरक्षित रहे और इसका उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से आईएफएमएस राशि के सही तरीके से संग्रह, सुरक्षित निवेश, समयबद्ध हस्तांतरण व ऑडिट के माध्यम से आवंटियों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये व्यवस्था रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका को और अधिक मजबूत करेगी, साथ ही उत्तर प्रदेश की रियल एस्टेट परियोजनाओं में बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देगी। तो यूपी रेरा ने उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण विनियम 2019 में 12वां संशोधन अनुसूचित किया है। इस संशोधन के माध्यम से इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी के संग्रह, प्रबंधन, हस्तांतरण व उपयोग के लिए एक विस्तृत व्यवस्था लागू की गई है। यह संशोधन विनियम 47 के तहत जोड़ा गया है और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है। संशोधित विनियमों में प्रमोटर्स को बिक्री, लीज या सब लीज डीड के पंजीकरण के समय आवंटियों से आईएफएमएस की राशि एकत्रित करनी होगी। यह राशि किसी अनुसूचित बैंक खोले गए एक अलग नामित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस राशि को पात्र बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों यानी कि कोटेशंस के आधार पर सबसे अधिक ब्याज देने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में निवेश किया जाएगा, ताकि मेंटेनेंस राशि सुरक्षित रहे, उसके प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही उस पर अधिकतम ब्याज प्राप्त हो सके। वहीं मुजफ्फरनगर थाना खतौली क्षेत्र के गांव छचरपुर निवासी नवविवाहिता सानिया अपने पति और ससुराल पक्ष की सुरक्षा की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सानिया ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि प्रेम विवाह करने के बाद उसके मायके पक्ष के लोग उसे, उसके पति और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे हैं। सानिया ने बताया कि वो बालिग है और उसने अपनी इच्छा से मेरठ जनपद के गांव रुहासा निवासी नितिन कुमार पुत्र सुरेश कुमार के साथ 6 जुलाई 2026 को रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की है। उसका कहना है कि वो अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसे किसी ने बहला फुसलाकर नहीं अपने साथ लिया। तो नवविवाहिता के अनुसार उसकी मुलाकात नितिन से अपनी बहन के घर के पास हुई थी। बातचीत के बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और विवाह कर लिया। सानिया का आरोप है कि शादी के बाद उसके परिवार वाले इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं और उसे लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। सानिया ने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि उसे, उसके पति और ससुराल पक्ष को सुरक्षा दी जाए, ताकि वो बिना किसी डर के अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर सके। मामले में पुलिस से जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। मैंने अपनी पसंद से शादी की है। किससे की है? नितिन से। कहाँ का रहने वाला है? रुहासे का। आप कहाँ के रहने वाले? छचरपुर की। तब क्या दिक्कत कुछ आ रही है? मेरे पति को और मुझे और मेरी फैमिली को मेरे घर वालों से दिक्कत है। वो ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। कौन दे रहे धमकी? मेरे घर वाले। क्या कहते हैं? मारने की धमकी देते हैं। आप उनमें कुछ नहीं है, उसकी शादी आपकी शादी नहीं। अच्छा, कब हुई थी शादी, कैसे हुई थी, कब आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? मैं अपनी दीदी के यहाँ पे रहती थी। मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। मैंने वहाँ पे मतलब मेरी दीदी ने मेरी बात करवाई थी उनसे। तो फिर उन्होंने मतलब तब तक कास्ट का नहीं पता था, अदर कास्ट है। जब मेरी बात हो चुकी उसके बाद कास्ट का पता चला, तो उस टाइम पर मेरी बात हो चुकी थी। तो फिर वे शादी के लिए मना कर दी उन्होंने कि शादी नहीं करवाएंगे, अब मुझे उनके साथ ही रहना। तो शादी कर लिया? हाँ जी, शादी कर ली। 6 तारीख को की है। 6 जून को? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। वहीं मुजफ्फरनगर साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर साइबर पुलिस ने ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार
आरोपी संगठित साइबर गिरोह से जुड़ा हुआ था जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि को इधर उधर करता था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अदनान के रूप में हुई है। आरोप है कि अदनान ने अपनी असली पहचान छिपाकर मोहित के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हीं के आधार पर HDFC बैंक में खाता खुलवाया। इस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को प्राप्त करने और आगे भेजने के लिए किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि साइबर ठग शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर अवैध धनराशि प्राप्त करते थे। इसके बाद फर्जी खातों के माध्यम से रकम को खपाया जाता था। साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 112(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले में गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश और आगे की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। क्राइम को जानकारी हुई थी कि एक अदनान नाम का व्यक्ति है जो फर्जी आईडी के माध्यम से GST अकाउंट क्रिएट कर रहा है, एक फर्म का क्रिएट किया है और उस फर्म के अकाउंट से जो है साइबर फ्रॉड के पैसे पर का आवागमन करवा रहा है, जिसकी जानकारी की गई। जानकारी करने पर सूचना सत्य पाई गई और ये पाया गया कि अदनान नाम का व्यक्ति जो कि मेरठ का रहने वाला है, जनपद मुजफ्फरनगर में क्रिएटिव हैंडीक्राफ्ट करके एक फर्म बनाया है और इस फर्म के माध्यम से एक अकाउंट जो है उसने चालू किया है और उस अकाउंट में जो है फर्जी तरीके से जो साइबर फ्रॉड का मनी है उसका आवागमन हो रहा है। इस बात की पुष्टि हुई है। इस बात की पुष्टि जो विभिन्न ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उससे जुड़ी शिकायतें हैं इस पर भी उसकी पुष्टि हुई है और इसी सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 28/26 पंजीकृत किया गया है और जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसने किसी मोहित नाम के व्यक्ति की आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर अदनान नाम को अपने आप को मोहित बनाकर जो है इस अकाउंट को और इस फर्म को क्रिएट किया था। तो विभिन्न धाराओं में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की। वहीं ग्रेटर नोएडा दनकौर थाना क्षेत्र की खेरली नहर में नहाते समय 8 वर्षीय मासूम बच्ची के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने दोस्तों के साथ नहर में नहा रही थी। इस दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से वो पानी में बह गई और लापता हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। नहर किनारे बच्ची के कपड़े मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। बच्ची की तलाश के लिए NDRF और दमकल विभाग की टीमों को लगाया गया है। टीमें लगातार नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और बचाव दल लगातार बच्ची की तलाश में जुटे हैं। वहीं हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान पूरी गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं थाना भवन जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने मंगलवार को जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। थाना भवन स्थित अपने फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान सुरेश राणा ने लोगों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कई मामलों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत की और जनहित से जुड़ी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया गया जबकि अन्य मामलों में अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इस अवसर पर सुरेश राणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता पर रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं बल्कि उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना भी है। इसी उद्देश्य से समय समय पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेने के लिए पूर्व मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के गेझा गांव में सीवर की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सीवर में उतरे सफाई कर्मचारी शिवा की काफ़ी देर तक ऊपर नहीं आने से मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए सीवर में फंसे सफाई कर्मचारी को बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद शिवा की हालत गंभीर बताई गई, जिसके चलते उसे तत्काल अस्पताल के लिए भेजा गया और फिलहाल उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ADCP स्वतंत्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी सीवर में सफाई कार्य के लिए उतरा था लेकिन काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में चिंताएं फैल गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और हादसे के कारणों को पता लगाया जा रहा है।
घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सीवर सफाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। थाना फेज 2 को यह सूचना प्राप्त होती है कि नोएडा अथॉरिटी का काम गेजा चौकी अंतर्गत चल रहा था, जिसमें सीवर की सफाई का काम चल रहा था। उसमें एक मजदूर जिसका नाम शिवा है वो नीचे उतरा था सफाई करने के लिए, और पुलिस को सूचना मिली कि वो काफी देरी से ऊपर नहीं आया है। तत्काल इस सूचना पर फेज 2 पुलिस मौके पे आई और साथ में हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी आई और रेस्क्यू करके उसको निकाला गया है और तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की। वहीं थाना भवन मोहल्ला सरस्वती विहार कॉलोनी में श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल के तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक सत्संग में कथावाचक राज राजेश्वर महाराज ने श्रद्धालुओं को रामकथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि रामकथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि वर्तमान भौतिकवादी और तनावपूर्ण जीवन में मार्गदर्शन देने वाला जीवन दर्शन है। महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रामकथा मन को शांति प्रदान करती है और प्रेम, त्याग, कर्तव्य और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब परिवारों में दूरियां बढ़ रही हैं, तब राम कथा माता पिता के सम्मान, भाईचारे और रिश्तों की पवित्रता को महत्व समझाती है। भगवान श्री राम की तरफ से निषाद राज को गले लगाने और माता शबरी के प्रेम को स्वीकार करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने सामाजिक समानता और मानवता का संदेश दिया। राज राजेश्वर महाराज ने हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ सेवा और समर्पण में होती है। उन्होंने राम राज्य को आदर्श व्यवस्था बताते हुए कहा कि शासक का पहला दायित्व जनता का कल्याण होना चाहिए। सत्संग में सुरेंद्र गर्ग, रवि तायल और सुनील सैनी के भजनों की प्रस्तुति भी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। ईरान ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक सैन्य बैरक पर अमेरिकी मिसाइल हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए और सेना के मुताबिक 13 मिसाइलें 388वीं ब्रिगेड की बैरक पर दागी गई। हमले में गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और जवानों के रहने की इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना का कहना है कि पहले से किए गए सुरक्षा इंतजामों की वजह से नुकसान सीमित रहा। सेना ने इसे कायराना हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं मानसून देश भर में एक जैसा काम नहीं कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मानसून थम गया है, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं। इससे पश्चिम उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों बाद नया लो प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है। ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और भारी बारिश के वजह से 4 जिलों में नुकसान हुआ है। राज्य में 1.02 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत और 29 घायल हुए हैं। वहीं असम के 6 जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा असर लखीमपुर ज़िले में है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें पुरी भी शामिल है। ये चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी और उसके सटे पश्चिमी बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण बुधवार से शुक्रवार सुबह तक पुरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, एक तरफ देश भर में मॉनसून की आहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो कुछ ऐसी शहर भी हैं जहां पर मानसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली NCR की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहां पर मानसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव अब देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह बताई जा रही है?
बिल्कुल साहिल, देखिए देश भर में मानसून का असर फिलहाल एक जैसा देखने को नहीं मिल रहा है। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की रफ्तार जिस तरीके से थम गई है, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर भारत में लगातार तेज बारिश होती नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं फिलहाल पूर्वी भारत में सक्रिय है। इसी वजह से पश्चिम और उत्तर भारत का जो पर्याप्त नमी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे इन राज्यों में बारिश कम हो गई है। साहिल, हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम बनने और मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर से बढ़ने के बाद राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ऐसे कई जगहों पर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साहिल, बिल्कुल अरबाज, लेकिन जिस तरीके की स्थिति, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें या उत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल मॉनसून का असर बहुत ज़्यादा प्रभावी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे में लोगों को गर्मी से बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही यहां पर भी मॉनसून का असर देखने को मिल सकता है। क्या किसी तरह की कोई टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है? फिलहाल देखिए, मौसम विभाग साफ तौर पर नजर बनाए हुए है। उधर उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे रथ यात्रा के दौरान भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से 4 जिले प्रभावित हुए हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम के 6 जिलों में 99 गाँव में बाढ़ की चपेट में है। साहिल, और ये बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल पूर्वी भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जबकि पश्चिम और उत्तर भारत के लोगों को अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा आपने कहा, बारिश नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से गर्मी में जो लोग हैं वो काफी परेशान दिख रहे हैं। बात बच्चों की जाए, बुजुर्गों की जाए या महिलाओं की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता ये मौसम जो है वो नजर आ रहा है। साहिल, बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान, एमपी में मॉनसून थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 60 घंटे में मॉनसून फिर से तांडव करेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तूफान, बारिश, वज्रपात और बाढ़ सब एक साथ देश के कई राज्यों में देखने को मिल रही है, लेकिन कई राज्यों में मॉनसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के भविष्य को लेकर जारी अटकलों के बीच पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का उनकी पार्टी समर्थन कर सकती है, लेकिन इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50% बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपी एसपी के कुछ विधायक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने परिसीमन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख पहले से ही यही रहा है कि अगर परिसीमन के साथ सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो इसका समर्थन करेगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो मांग केवल उनकी पार्टी की नहीं है, बल्कि टीएमसी और डीएमके समेत कई विपक्षी दल भी पहले ही ये मुद्दा उठा चुके हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान एनसीपी एसपी ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े संविधान संशोधन बिल का विरोध किया था। अब पार्टी के बदले रुख को महाराष्ट्र की सियासत में अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों में एनसीपी एसपी नेताओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई मुलाकातों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। हालांकि पार्टी की ओर से गठबंधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। Nobody has made any attempts towards me or my MPs to the best of my knowledge. So, I mean, I don't have so much spare time to indulge in gossip. And I don't believe in sources, I believe in reality. So let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand, NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader, that he's an amazing listener. And you can verify this. He will talk to every MLA and MP and hear them is what they want or what their view is. Only then he gives a decision. Anybody who's worked with him will tell you this. There is no discussion only. It's like going, am I going to Kanpur? Why should I find out on Google Maps? There is no proposal. Nor is NDA asking us, no, we are asking NDA. So where is the question of having the discussion? The discussion is on TV, not in the party or the organization. First of all, I don't owe anybody an explanation. I only an explanation to the NCP SP cadre.
till my brother was alive. Was their dialogue? 100%. Was it my brother's last wish for all of us to come together? Yes, it was. It was my brother's last wish for both the NCPs to work together and be together. Unfortunately, my brother passed away. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।